तो हमारा आज का लेक्चर है रेजिस्टर्स के लिए कि रेजिस्टर्स कैसे कनेक्ट किए जाते हैं सर्किट के अंदर। मेक श्योर इससे पहले आपने करंट का लेक्चर इन डिटेल पढ़ा और उसके बाद आपने ओहम्स लॉ इन डिटेल पढ़ा। उसके बाद थर्ड लेक्चर आपके पास आएगा कि रेजिस्टर्स को कैसे सर्किट के अंदर कंबाइन किया जाए। तो आज का टॉपिक हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब रेजिस्टर्स क्या है? रेजिस्टर्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक वायर है, एक पीस ऑफ वायर है जो कि सर्किट के अंदर लगाया जाता है जब करंट को हमने कम करना होता है। अब सपोज करें मैंने एक सर्किट बनाया, उस सर्किट के अंदर मुझे करंट कम चाहिए पर करंट बहुत ज्यादा आ रहा है, वापडा का करंट बहुत ज्यादा आ रहा है और मुझे वो करंट कम करना है, कम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं शहर से कुछ रेजिस्टर लेकर आऊंगा और वो रेजिस्टर सर्किट में कनेक्ट करूंगा। सर्किट में रेजिस्टर्स कनेक्ट करने से करंट कम हो जाएगा। तो अगर मैं मार्केट जाता हूं और मैंने कहा कि मुझे 15 ओहम का रेजिस्टर चाहिए, रेजिस्टर का यूनिट होता है ओहम। आई रिपीट, मैं मार्केट गया, मैंने कहा मुझे 15 ओहम का रेजिस्टर चाहिए। अब उन्होंने कहा कि सर 15 ओहम का रेजिस्टर तो नहीं है, 5 ओहम के हमारे पास रेजिस्टर्स हैं। तो मैंने क्या करना है? 5 ओहम के 3 रेजिस्टर शहर से परचेज करने हैं और उनको मैंने सीरीज के अंदर कंबाइन कर देना है। तो ये 5 ओहम का रेजिस्टर, ये 5 ओहम का रेजिस्टर और ये 5 ओहम का रेजिस्टर, ये तीनों कनेक्ट होके इक्विवेलेंट रेजिस्टर देंगे मुझे 15 ओहम। तो मेरा जो मसला है 15 ओहम रेजिस्टर का वो खत्म हो जाएगा। शेयर से मुझे मिलेंगे 5 ओहम के रेजिस्टर, मैं इसे 3 कनेक्ट करूंगा सीरीज के अंदर, वो तीनों कनेक्ट होके बिहेव करेंगे एज अ 15 ओहम रेजिस्टर। तो इस कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। और फिर एक दूसरा होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जैसे आप एडवांस लेवल में जाएंगे वहां पे एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी आती है जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों रेजिस्टर साथ में कनेक्ट होते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें हमने पहली लाइन लिखनी है कि रेजिस्टर्स कैन बी कंबाइन इन 2 वेज। रेजिस्टर को कंबाइन करने के 2 वेज होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज की क्लास के अंदर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ना है, नेक्स्ट हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके बाद हमने इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने। इसके न्यूमेरिकल एज अ एमसीक्यूज के तौर पे भी आते हैं और एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी आएंगे। तो हमने आज सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में से एक चीज सिलेक्ट करनी है कि सर आज हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहला एमसीक्यूज, द सीरीज सर्किट इज वन इन विच करंट विल रिमेन सेम। एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर्स आप सीरीज में लगाएं तो उसमें करंट जो होगा वो सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वोल्टेज, वो डिफरेंट होगा। आई रिपीट, करंट सेम फ्लो होगा और वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी डिफरेंट। तो हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसकी हमने फिगर समझनी है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज और फिर फार्मूला, और वो फार्मूला कैसे यूज होगा वो हमें समझना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। रेजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में तब होंगे इफ दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, अगर वो एंड टू एंड कनेक्ट होंगे। तो यहां फिगर पे थोड़ी तवज्जो दें। यहां मेरे पास 3 रेजिस्टर है, रेजिस्टर R1, R2, R3, और इन रेजिस्टर के साथ मैंने यहां पे लगा देनी है एक बैटरी। वोल्टेज यहां मैंने लगा दिया बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हैं। सर आपको कैसे पता लगा सीरीज में कनेक्ट है, पैरेलल क्यों नहीं है? मैंने कहा सीरीज की डेफिनेशन है, रेजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ दे आर कनेक्टेड
एंड टू एंड, एक रजिस्टर फिर दूसरा रजिस्टर फिर उसके साथ तीसरा रजिस्टर, एक रजिस्टर दूसरे के एंड के साथ कनेक्ट है। मतलब आप यहां पे सीधे खड़े हो जाएं और ये दो हाथ ऐसे कर लें, एक आपका फ्रेंड आपको यहां से पकड़ेगा, एक फ्रेंड आपको यहां से पकड़ेगा, तो इसका मतलब आप सीरीज के अंदर कंबाइन है। ये देख लें, ये रजिस्टर बीच में R2, ये में R2, या मुझे एक हाथ से मुझे किसी और ने पकड़ा, यहां से किसी और ने पकड़ा, तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा, इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे तो पैरेलल में ये तीनों रजिस्टर ऐसे कनेक्ट होंगे, ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा, ये तीनों आपस में पैरेलल ऐसे कनेक्ट होंगे, पर यहां पे ये तीनों सीरीज में है। तो डेफिनेशन अब हमें समझ में आ गई, रजिस्टर आर सेड टू बी इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। यहां तक बात खत्म होती है। एक और बात, इन दिस केस करंट इज प्रोवाइडेड टू फ्लो थ्रू द सिंगल पाथ। इसके अंदर करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पाथ प्रोवाइड किया जाता है। तो डेफिनेशन हमारी क्लियर हुई, रजिस्टर आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। इन दिस केस करंट इज प्रोवाइडेड टू फ्लो थ्रू द सिंगल पाथ। करंट को फ्लो करने के लिए सिंगल पाथ होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए आपने रजिस्टर 1 बनाना है, एंड टू एंड एक दूसरा बनाना है, इसके एंड पर तीसरा बनाना है, और यहां से कुछ कनेक्टिंग वायर्स लेनी है, क्योंकि हम जो डिवाइस कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ तो कुछ ना कुछ वायर्स होती हैं, तो ये कनेक्टिंग वायर्स इस बैटरी के साथ कनेक्ट हैं। अब यहां बैटरी के दो टर्मिनल, ये बड़ा टर्मिनल कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव कहलाता है लो पोटेंशियल, ये हमेशा छोटा रहेगा। इसके बाद करंट हमेशा फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो, तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट पहुंचा पॉइंट ए तक। तवज्जो से बात सुनिएगा, करंट पहुंचा पॉइंट ए तक। मैं आपसे एक एमसीक्यूज पूछ रहा हूं, अगर मैं कहूं करंट को ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो इसको फ्लो करने के लिए कितने पाथ हैं? इसको स्टॉप करें, सोचें और मुझे आंसर दें। करंट को ए से बी तक फ्लो करने के लिए कितने पाथ हैं? सर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पाथ है। इस सिंगल पाथ में से करंट फ्लो होगा। करंट पहले R1 में जाएगा, फिर R2 में जाएगा, फिर रजिस्टर 3 में जाएगा, और फिर B तक आएगा, फिर लो पोटेंशियल, फिर दोबारा हाई पोटेंशियल, फिर A पर, फिर A से B तक। इस तरीके से ये करंट इसके अंदर फ्लो होता रहेगा, और करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पाथ है। तो हमने पहली प्रॉपर्टी लिखनी है। अब डेरिवेशन अगर आपने समझनी है तो पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? ये जब हमारी फिगर हमारे सामने होगी तो हमें ये बात पता लगेगी कि भाई करंट को फ्लो होने के लिए तो एक सिंगल पाथ है, तो हमने सबसे पहले लिखा करंट विल रिमेन सेम, करंट सेम पास होगा। करंट को फ्लो करने के लिए सिंगल पाथ है तो करंट सेम पास होगा। जितना करंट होगा उतना I1 से पास होगा, उतना करंट I2 से पास होगा, और उतना ही करंट I3 में से पास होगा। अगर करंट सेम है तो दूसरा जो ऑप्शन होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट विल बी डिफरेंट। तो दूसरा पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज अलग अलग। ये वोल्टेज R1 में अलग ड्रॉप होगा, R2 में अलग ड्रॉप, और R3 में पोटेंशियल अलग ड्रॉप होगा। तो अगर मैं आपसे दो प्रॉपर्टीज पूछूं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो आप पहली बात कहेंगे सर करंट को फ्लो होने के लिए सिंगल पाथ तो करंट सेम है, पर वोल्टेज को फ्लो होने के लिए, मतलब वोल्टेज जो ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्रॉप होगा रेजिस्टर 1 में, ये अलग ड्रॉप होगा, रेजिस्टर 2 में अलग, और रेजिस्टर 3 में अलग ड्रॉप होगा। अलग ड्रॉप होगा मतलब V इज इक्वल टू V1, थोड़ा सा पोटेंशियल R1 में ड्रॉप होगा, थोड़ा पोटेंशियल R2 में, और थोड़ा पोटेंशियल R3 के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी दो इक्वेशन बनेगी, एक में करंट सेम होगा, एक में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, विल नॉट रिमेन सेम। अब इसके बाद वाली बात, अब आपने इन दोनों इक्वेशन में से वो इक्वेशन यूज करनी है जिसमें प्लस की साइन होगी, जो डिफरेंट होगी। जो सेम होगी उसे कभी यूज नहीं करिएगा। मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी सॉल्व करते वक्त व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट।
अब तवज्जो से इस बात को याद रखें, ये दो इक्वेशन है सर, अब इन दो इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन यूज करें? वही इक्वेशन यूज करनी है जिसके अंदर प्लस की साइन लगी होनी है, वही इक्वेशन यूज करनी है जो कि डिफरेंट है। तो सर ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 ये डिफरेंट है, तो यहां लिखें टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी। और तवज्जो से मैं आपसे पूछूं यार v का फॉर्मूला जरा बताएं। अच्छा सर ओहम्स लॉ, यस ओहम्स लॉ। तो ओहम्स साहब बताते हैं v इज इक्वल टू आई आर, तो मैंने यहां लिख दिया कि फ्रॉम ओहम्स लॉ हमें यह बात क्लियर है कि v इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। अगर मैं इसकी जगह आई आर पुट करूंगा तो इसकी जगह क्या पुट करूं? बिल्कुल सिंपल है, v इज इक्वल टू आई आर। अगर v आई आर के बराबर है तो v1 इज इक्वल टू आई1 आर1, v2 इज इक्वल टू आई2 आर2 और v3 इज इक्वल टू आई3 आर3। अगर v4 होता तो i4 r4 सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। हमने कहा ठीक है, इसको यहां तक स्टॉप करते हैं 3 तक और वैल्यू पुट करें। यहां देखिएगा तवज्जो से, ये सेम इक्वेशन मैंने यहां पे लिखी, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। v की वैल्यू देखें, यहां लिखी हुई है v की वैल्यू ir, मैंने लिख दिया v इज इक्वल टू ir। v1 i1 r1, v2 i2 r2 और v3 i3 r3। ये डिफरेंट मार्कर से इसलिए लिखे ताकि याद रहे, समझ में आए प्रोमिनेंट कहां है, चेंज कहां पे आया है। v इज इक्वल टू ir, v1 इज इक्वल टू i1 r1, v2 is equal to i2 r2 and v3 is equal to i3 r3। ये पॉइंट लिखने के बाद ये ग्रीन में जो मैंने लिखा है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर तो करंट सेम रहता है। जब करंट सेम रहता है तो यहां पे 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में जब हम डेरिवेशन करते हैं 1 2 3 उनके साथ लगाते हैं जो डिफरेंस होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, पर इसके अंदर करंट सेम है। अगर करंट सेम है तो 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करें, आप रिप्लेस करें, i1 हटा के उसकी जगह भी i लगाएं, i2 हटा के उसकी जगह भी i लगाएं और i3 हटा के उसकी जगह भी i लगाएं। यहां ग्रीन मार्कर से आपने मेंशन कर दिया कि करंट सेम है, करंट सेम है तो 1 2 3 लगाने की जरूरत नहीं है। IR सेम लिखें, i1 की जगह i लिखें, i2 की जगह भी i और i3 की जगह भी i लिखें, बाकी सारी चीजें सेम है। तो अब जब ये इक्वेशन हम लिख लेंगे तो अब इन सब में से क्या चीज कॉमन आएगी, इसके पास भी i, इसके पास भी i, इसके पास भी i आ जाएगा कॉमन, बाकी हमारे पास बचेगा r1 r2 एंड r3। अब आपने क्या करना है, ये i1 और ये i दोनों आपस में कैंसिल। जब ये दोनों i आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ जो बचेगा दैट विल बी रेजिस्टर R1 R2 एंड R3। ये 3 रेजिस्टर्स हमारे पास बचेंगे और यही कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तवज्जो से याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर R1 R2 और R3 हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अगर रेजिस्टर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो हम कहेंगे उनका फॉर्मूला बनेगा R1 R2 R3। When resistors are connected in series, अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो उनका फॉर्मूला क्या आएगा, तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टर इज इक्वल टू I1 R2 एंड R3। अब ये एक मैं सिंपल प्रॉब्लम यहां पे इसकी सॉल्व कर लेता हूं, दैट विल बी वेरी मच इजी। अगर मैं कहूं यहां पर R1 हमारे पास 5 है और ये R2 सपोज कर लेते हैं हमारे पास 10 है और यहां पर R3 हमारे पास 15 है, तो अब हम इन तीनों को मिला के क्या आंसर देंगे, यहां पुट कर दें। बिल्कुल सिंपल है, R1 कितना गिवन है सर, R1 इज 5, आप यहां 5 पुट करें, प्लस R2 कितना है सर, R2 हमारे पास 10 है, आप 10 पुट करें और प्लस R3 हमारे पास कितना है, R3 हमारे पास 15 है। अब इन तीनों को आप ऐड करें तो आंसर कितना आएगा सर, आंसर विल बी 30। तो यहां पे आपने लिख देना है कि आंसर हमारे पास जो आएगा दैट आंसर विल बी 30 ओहम। तो कहने की बात यह है, आप चले गए मार्केट, आपने मार्केट से लिए 3 रेजिस्टर, एक 5 ओहम का, एक 10 ओहम का और एक 15 ओहम का। घर पे आए, तीनों रेजिस्टर्स को आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो आपका जो आंसर आएगा वो 15 ओहम का आएगा, या
10 ओम का आएगा या 5 ओम का आएगा? सर आंसर आएगा इन तीनों को ऐड करने से, इन तीनों को ऐड करें आंसर आएगा 30। तो कहने का मतलब है जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन किया जाता है तो हमेशा रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। पहले रेजिस्टेंस कितनी थी? 5, 10, 15, तीनों को कंबाइन करें आंसर आएगा आपके पास 30। तो ये एमसीक्यूज बहुत दफा बोर्ड के पेपर में भी आया है और एंट्रेंस एग्जाम में भी आया है। तवज्जो से सुने, आखिरी बात बता रहा हूं, कहानी खत्म करेंगे। अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ती है या कम होती है? जब रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। नेक्स्ट क्लास में जब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा उस वक्त यही सेम रेजिस्टर्स हम पैरेलल लगाएंगे तो आप आंसर देखिएगा, आंसर 30 नहीं आएगा, आंसर लेस हो जाएगा, आंसर विल बी वेरी मच लेस। ठीक है, आज की वीडियो को यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें, पहले करंट पढ़ें, फिर ओहम्स लॉ पढ़ें, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।